मीन्स अच्छा अच्छा, अभी बताओ ये प्रोग्राम जो हमने अभी तक किया है उसमें मतलब क्या लगा, कैसा फायदा हुआ नहीं हुआ? फायदा हुआ सर, बहुत फायदा हुआ। बेसिक जो मेरे बेसिक अच्छा नहीं था तो बेसिक क्लियर हो गए। अभी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? हाँ, अभी कॉन्फिडेंस आया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलाने में अपना लॉजिक लगा सकता है ना कि हाँ भाई हाँ यहाँ पे हाँ। ये हो रहा है तो क्या हम्म। होगा नहीं होगा, है ना? तो जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। उस पैरामीटर का रेंज पता होना जरूरी है। बॉयलर के कैपेसिटी के हिसाब से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो वेरी करते हैं, है ना? बराबर है सर। तो वो चीज आपको देख लेना पड़ेगा आपका बॉयलर के हिसाब से कहाँ पे कितना प्रेशर है, टेम्परेचर है, that will vary, that will differ. So हम लोग जो बॉयलर लेके चल रहे हैं वो है 65 TPH का बॉयलर, है ना? और इसमें देख रहे थे हम लोग ऑपरेशन। अभी तक हमने देख लिया कि क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, आईडी फैन, एफटी फैन, पीए फैन क्लियर हो गया, आपका बॉयलर फीड पंप क्लियर हो गया, है ना? और फिर एचपी डोजिंग पंप, एलपी डोजिंग पंप रहते हैं, फिर सीबीडी आईबीडी रहता है। काफी सारी चीजें हमने देखी। यहाँ पे आपको जानने लायक ये है कि आपको ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं बॉयलर के, एक पैरामीटर को भी आप नहीं छोड़ सकते हो। ईच एंड एवरी पैरामीटर को आपको नोट करना पड़ेगा कि भाई क्या रेंज है। जैसे आपके वहां पे फर्नेस का टेम्परेचर क्या रह रहा है, सुपर हीटर में कितना टेम्परेचर रह रहा है, और इसका अगर मैनुअल है तो फिर मैनुअल में एक बार आप जा सकते हो, गो थ्रू योर मैनुअल, तो वहां पे एक तो डिटेल्स आपको मिलेगा, ठीक है? ओके। नॉर्मल वर्किंग रेंज बहुत सारी चीजों का, और जो चीजें हमको नोट करनी है, जैसे आपको बॉयलर को चलाते वक्त आपको हर एक चीज को नोट करना जरूरी है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे रहता है? ध्यान रहता है मेन स्ट्रीम प्रेशर, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर पे, है ना? हाँ सर। कि मेरा मेन स्ट्रीम प्रेशर और मेन स्ट्रीम टेम्परेचर जो है वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर मेन स्ट्रीम प्रेशर, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर को देखना है तो खाली क्या इसको देखने से होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली आपकी आंखें रखनी पड़ेगी यहाँ पे बॉयलर के ड्राम पे, है ना? तो ड्राम लेवल हाई भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, और ड्राम लेवल जितना हो सके कांस्टेंट ड्राम लेवल को मेंटेन में, स्टेडी ड्राम लेवल को मेंटेन करना चाहिए। जो बॉयलर ऑपरेटर अपने शिफ्ट में पूरा का पूरा स्टेडी ड्राम लेवल मेंटेन कर सकता है वो एक अच्छा बॉयलर ऑपरेटर है, ठीक है? बहुत सारे ऑपरेटर है, उनका ड्राम लेवल का कार्ड देखोगे तो इस टाइप से देखोगे, तो ये सही नहीं है। एक तो इसको हम क्या करते हैं, हम ऑटो मोड में रख सकते हैं ड्राम लेवल को। जैसे 3 एलिमेंट है तो इसको आप एक स्टेडी स्टेट पे लेके गए, और स्टेडी स्टेट पे लेके जाने के बाद आपने इसको ऑटो मोड में डाल दिया, 3 एलिमेंट है ऑटो मोड में डाल दिया, और बस हो गया आपका काम। बट आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ड्राम लेवल जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, कितना ज्यादा वेरी कर रहा है ना? हाँ सर। यहाँ पे 3 ड्राम लेवल दिया हुआ है, और मैंने बताया था आपको कि 3 ड्राम लेवल क्यों दिया है। एक लेफ्ट साइड से ले रहा है, एक राइट साइड से ले रहा है, और एक दोनों का एवरेज ले रहा है ना? दोनों का एवरेज मिला के ले रहा है। तो अगर मैं ड्राम लेवल को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ यहाँ से एफसीबी से, तो मेरे हाथ में यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ 1, तो ये एक इसको मैंने जैसे 1 बनाया तो ये सिंगल एलिमेंट नहीं होगा ना, ये LIC 101, मतलब सिर्फ 101 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रांसमीटर है उसी को देख के आपका मेंटेन करेगा, ठीक है? ओके। फिर 2 नंबर जो है वो क्या करेगा,
सिर्फ राइट हैंड साइड का जो ड्राम लेवल है उसको देख के मेंटेन करेगा। 3 नंबर जो है वो एवरेज ड्राम एवरेज लेवल को लेवल। देख हाँ। के। तो मेरे हाथ में ऑप्शन है कि मैं क्या चाहता हूँ, कि क्या मैं एवरेज ड्राम लेवल से मेंटेन करना चाहता हूँ कि मैं एक एक ट्रांसमीटर से मेंटेन करना चाहता हूँ। ये हमने बनाया था इस टाइप से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर अगर खराब हो गया, इसका चैनल खराब हो गया, कुछ हुआ, तो आपका एवरेज हाफ हो जाएगा। तो उस वक्त अगर आपको चलाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एवरेज की जगह पे कोई भी एक ट्रांसमीटर लेके चला सकते हो। अब ये ड्राम लेवल मेंटेन कैसे होता है, सिंगल एलिमेंट से होता है, 3 एलिमेंट से होता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाँ। सिंगल एलिमेंट मतलब सिर्फ ड्राम लेवल को ड्रम लेवल। देख के कॉम्पेंसेट करना, और 3 हाँ। एलिमेंट मतलब ड्राम लेवल स्टीम के साथ स्टीम स्टीम फ्लो आउटफ्लो एंड और वाटर इन। वाटर इन। तो कितना इन हो रहा है, कितना आउट जा रहा है, और कितना मेरा ड्राम लेवल अभी का है, ये तीनों को कॉम्पेंसेट करके जो कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं 3 एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम। और ये कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे आपको नजर आएगा CV, PV, SP। CV मतलब करंट वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू एंड योर सेट पॉइंट। तो आपको सेट पॉइंट देना है, कितना आपको मेंटेन करना है। तो ये आपका काम नहीं है, ये दिस बिलोंग टू इंस्ट्रूमेंट पीपल। तो दे विल बी सेटिंग दिस PID, ये वैल्यू होते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट है, डेरिवेटिव, इंटीग्रल टाइम एंड डी टाइम। ठीक है, इसी को कहा जाता है PID। तो कोई भी जो कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल एनालॉग कंट्रोल होता है PID कंट्रोल। P फॉर प्रोपोर्शनल, I फॉर इंटीग्रल एंड D फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, तो PID कंट्रोल मतलब प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल। ठीक है, तो हमारा एक मेजर काम होता है बॉयलर में ड्राम लेवल को मेंटेन करना। तो इसके ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के केस पे आप हो सकता है कि कोई भी एक दूसरे बच्चे को बैठा दो कि भाई एक काम कर, तू ड्राम लेवल देखता रहे। तो नया लड़का है, उसका और कुछ काम नहीं होगा, वो सिर्फ मैनुअल मोड में रखेगा और he will be varying the FCV आउटपुट, है ना। ये खोलेगा, बंद करेगा FCV को, और वो ड्राम लेवल को मेंटेन करता रहेगा कि ड्राम लेवल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए during startup or during any emergency। So ये हो गया FCV। उसके बाद आता है TCV, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। तो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व भी सेम एनालॉग कंट्रोल वाल्व है, और इसमें भी आप उसको ऑटो कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो। और FCV और TCV में क्या अंतर है कि FCV जो है वो ER2 क्लोज है कि ER2 ओपन है? ER2 ओपन। और TCV नहीं है हमारे यहाँ। और तुम्हारे वहां पे तो TCV नहीं है, क्योंकि वो ही नहीं है, तुम्हारा सुपरहीटर ही नहीं है। हाँ, सुपरहीटर। हाँ, सुपरहीटर ही नहीं है तो TCV का अगर तो अगर FCV और TCV दोनों है। FCV क्या होता है, ER2 ओपन होता है, ER2 क्लोज होता है? ER2 क्लोज हो रहा था सर। हाँ, FCV जो है ER2 क्लोज। ER2 क्लोज क्यों? FCV को ER2 क्लोज क्यों रखते हैं? ER2 ओपन रखने से क्या होगा? अगर परेशानी है? अगर इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आता है तो ER2 ओपन होने से वो एयर लॉस होना, एयर लॉस होने का चांसेस रहता यार है। लॉस होने का कैसे यार लॉस? म्हणजे पावर कट आता है तो ये ऑटोमेटिकली। पहले ये बताओ कि ER2 ओपन क्या होता है, ER2 क्लोज क्या होता है?
एयर प्रेशर देने से जब एयर प्रेशर आएगा तो वो ओपन हो जाएगा वॉल, और दो टाइप के कंट्रोल वाल्व, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये एक तो हो गया आपका यार टू ओपन, यार टू। अभी पहले ये बताओ कि वाल्व जो होता है, कंट्रोल वाल्व जो होता है, वो किस टाइप का वाल्व है? कंट्रोल वाल्व कंट्रोल किस टाइप का वाल्व है? ग्लोब वॉल यूज करते हैं। गेट होता है, ग्लोब होता है, ग्लोब ग्लोब होता है, बटरफ्लाई होता ग्लोब होता है। है। श्योर, हाँ, ओके। सो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो ग्लोब वाल्व होता है। कंट्रोल वाल्व में एग्जैक्टली कितने पार्ट्स होते हैं? मतलब आप एक कंट्रोल वाल्व को वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट में कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? स्टेम है उसका, बॉडी, फिर उसमें एक एक होता है वाल्व का, एक होता है आपका वाल्व बॉडी, ठीक है। हाँ, एक होता है आपका वाल्व बॉडी जो आपके पाइपलाइन पे लगा हुआ है ना। अब इस वाल्व बॉडी के अंदर क्या रहता है? इसमें होता है एक तो सीट, सीट, हाँ सीट, एक होता है सीट, ठीक है। लंच, ये हो गया आपका सीट, और एक होता है लंच, प्लग, इसको बोलते हैं प्लग, ठीक है। तो ये प्लग जाके जब सीट पे पूरा टाइट बैठेगा तो आपका फ्लो जो है वो रुक जाएगा, है ना। हाँ, और धीरे धीरे इसको खोलो तो फिर ओपनिंग बढ़ेगा और ये खुलेगा। इस प्लग के साथ जो लगा हुआ होता है रॉड, उसको हम बोलते हैं स्टेम, है ना। तो दिस इज माय प्लग, दिस इज माय स्टेम, और ये प्लग को ऑपरेट करने के लिए स्टेम को अप डाउन कराना है, उसको हम लगाते हैं एक्चुएटर। अब ये एक्चुएटर जो है वो एक्चुएटर हो सकता है न्यूमेटिक है, वो एक्चुएटर हो सकता है इलेक्ट्रिक है ना। सो डिपेंड करता है कि आप न्यूमेटिक लगा रहे हो कि इलेक्ट्रिक लगा रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक न्यूमेटिक एक्चुएटर लगा देते हैं, ठीक है। सो न्यूमेटिक एक्चुएटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो रहता है डायाफ्राम, एक डायाफ्राम रहेगा, और डायाफ्राम के साथ आपका स्टेम जो है वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अभी आपका डिपेंड करेगा कि आप एयर प्रेशर जो है वो ऊपर से दे रहे हो कि एयर प्रेशर जो है वो नीचे से दे रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर आप एयर प्रेशर जो है वो ऊपर से देते हो, इसका मतलब किस टाइप का वाल्व हो गया, एयर टू क्लोज, बंद, हाँ। और अगर आप एयर प्रेशर नीचे से देते हो, देन इट विल बिकम योर एयर टू ओपन। इधर से हवा जाएगा तो डायफ्राम जो है इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये प्लग जो है वो ऊपर तरफ आएगा, मतलब खुलेगा, है ना। तो अगर हवा का लाइन नीचे से दिया हुआ है तो ये एयर टू ओपन है, हवा का लाइन ऊपर से दिया हुआ है तो ये एयर टू क्लोज है। अभी मेरा सवाल ये था कि एफसीबी को एयर टू ओपन क्यों रखते हैं, एयर टू क्लोज क्यों रखते हैं? एफसीबी जो है वो एयर टू क्लोज होता है, ठीक है। क्यों रखते हैं? मींस अगर एयर टू ओपन रखेंगे तो उसका ओपनिंग ज्यादा रहेगा।
अगर किसी कारण से, तो हम लोग हमेशा सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। सपोज करो हाँ, कि किसी कारण से आपका एयरलाइन टूट गया या हाँ, ये कट गया, यस, यस, हवा हवा बराबर। खत्म हो हाँ, गया, और हाँ, उस वक्त क्या है, इमरजेंसी हो गया ना, आपका कंप्रेसर हाँ, बैठ गया या फिर इंस्ट्रूमेंट हाँ, एयरलाइन नहीं है, ये फट गए यहाँ पे, तो उस हम्म, वक्त क्या होगा, हवा नहीं रहेगा, है ना। और हाँ, हवा नहीं रहेगा उस वक्त क्या होना चाहिए, मेरा ये जो एफसीबी है वो पूरा खुल जाना चाहिए। एफसीबी क्या होना चाहिए, खुल जाना चाहिए, खुले, हाँ, ताकि इधर से पानी फ्लो होता रहे, कि हम किसी भी हाँ, हालत पे बॉयलर के ड्रम को खाली नहीं रख सकते हैं। किसी भी हालत हाँ, पे हमारा पहला जो इंटेंशन है, फर्स्ट इंटेंशन बॉयलर चलाते वक्त, कि मेरे ड्रम में पानी रहेगा। बॉयलर चले ना चले बात की बात, लेकिन मेरे ड्रम में क्या होना चाहिए, पानी पानी होना पूरा चाहिए। रहना चाहिए। तो अगर पानी है तो बॉयलर सेफ है ना। तो हाँ, इमरजेंसी में आपका एफसीबी बैठ गया, आपका फीड पंप चल रहा है लेकिन पानी तो जा नहीं रहा है, क्या करोगे, दौड़ते जाओगे, खुलोगे बाईपास, उतना टाइम का। तो ये सेफ्टी क्या होता है कि भाई अगर मेरा यार का कुछ गड़बड़ हुआ तो एफसीबी जो है ये ऑटोमेटिक खुल जाए। तो खुलेगा तो वाटर तो ऑटोमेटिक जाता रहेगा। तो ड्रम में अगर ज्यादा पानी जाएगा तो वो हाई ड्रम लेवल पे ट्रिप कर जाएगा, है ना। हाँ, तो दिक्कत नहीं है, सेफ तो है। लेकिन अगर पानी खत्म हो जाएगा हाँ, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन हो जाएगा, सो उसमें दिक्कत आ जाएगी हमारी। इसीलिए हाँ, इसीलिए क्या है कि आपका ड्रम एफसीबी जो है, एफसीबी एयर टू क्लोज होता एयर टू क्लोज, और टीसीबी, टीसीबी किस काम में आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व क्या होता है, जो आप सुपर हीटर में टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप लगाते हैं, है ना। कि आपका ड्रम होगा, वहाँ पर आपका बड़ा ड्रम है, और ड्रम से निकल के सप्लाई ट्यूब से होते हुए ये आएगा कन्वेक्शनल सुपर हीटर में, से निकल जाएगा, और फिर ये आएगा रेडियल सुपर हीटर में, है ना। हाँ, तो ये कन्वेक्शनल सुपर हीटर और रेडियल सुपर हीटर के बीच में हम क्या टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एयर टेम्परेचर लगाओ, और ये फर्नेस के बाहर वाला हिस्सा है, ये फर्नेस हाँ, के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो सुपर हीटर से निकलेगा पाइप, और जो कन्वेक्शनल सुपर हीटर आउट है, कन्वेक्शनल सुपर हीटर सुपर। आउट, और आपका रेडिएंट सुपर हीटर इन, हाँ, इन दोनों पाइप को कनेक्टेड एक हॉरिजॉन्टल पाइप होगा, और उसी पाइप में हम क्या लगा दे रहे हैं, एक नोजल लगा रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग नोजल। जो नोजल क्या है, मेरा टीसीबी से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप वाटर नोजल कनेक्ट करोगे, और ये कनेक्टेड रहेगा किसके साथ, टीसीबी के साथ, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। और टीसीबी किसके साथ कनेक्टेड है, आपका बीएफपी आउटलेट, हाँ, आउट। लाइन वाटर फीड वाटर लाइन पे कनेक्टेड है, और एफसीबी से पहले कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, तो फिर आपका टीसीबी है वो एफसीबी से पहले से लिया जाता है। तो आपका यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली वाटर है, यहाँ पे आपका फीड पंप चल रहा है कंटिन्यूअस, हाँ, और एफसीबी से पहले, एफसीबी हो सकता है ना कि एफसीबी के बाद अगर लेते हो तो टीसीबी में पाने के लिए आपको एफसीबी खोलना पड़ जाता है। हाँ, इसलिए एफसीबी जो है ये तो इसी लाइन पे लगा हुआ है। एफसीबी जो है ये आपके यहाँ पे लाइन पे, मेन फीड लाइन पे, है ना। हाँ, तो अगर हम इसके बाद लगाएंगे टीसीबी को तो क्या होगा कि एफसीबी खोलना पड़ेगा टीसीबी को चलाने, टीसीबी से पानी देने के लिए। हम क्या करते हैं, एफसीबी से पहले हम टीसीबी का लाइन लेते हैं, ताकि हमको जब जरूरत हो इसको खोल सकते हैं। अब इसको कब खोलेंगे,
जब मेरा मेनस्ट्रीम टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मेनस्ट्रीम हाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम इसको खोलेंगे। अब मेनस्ट्रीम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? मेनस्ट्रीम टेम्परेचर 485 प्लस माइनस 5 डिग्री, मतलब 480 से 490, ठीक है, हाँ 490 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, 480 से 490 के बीच में रहना चाहिए। इसमें 500 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 500 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा? स्टीम अगर मेनस्ट्रीम टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होगा? सैचुरेशन ब्लेड तर खराब होतील स्टीमचं सुपर हिटेड स्टीम अभी क्या मिल रहा है यहाँ पे? सुपर हीटेड ही तो मिल रहा है। 500 डिग्री से ऊपर जाने से क्या है? 500 डिग्री वेपर होने की तो यहाँ पे तो हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम है, तो वेपर होने का क्या बोल रहे हैं? वेपर है क्या? वो तो सुपर हीटेड स्टीम बन चुका है, कहाँ वेपर? मेटल का जो टेम्परेचर होता है, हर एक मेटल का अपना एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, बियरिंग हाँ टेम्परेचर होता है। तो 500 डिग्री के ऊपर जाएगा तो आपके जो मेनस्ट्रीम के पाइपलाइन से आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, टरबाइन के ब्लेड से वो हाँ सारे क्या हो जाएंगे? डैमेज हो डैमेज जाएंगे, हाँ ठीक है। सो बहुत ज्यादा देर तक 500 डिग्री से ऊपर बहुत ज्यादा देर तक चलाना नहीं है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे टरबाइन का ट्रिपिंग दिया हुआ है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे बॉयलर का ट्रिपिंग नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे टरबाइन का ट्रिपिंग दिया होता है। समझ में आया बात? हाँ सर और हाई प्रेशर पे किसका होता है? बॉयलर का ट्रिपिंग होता है। बॉयलर कर ट्रिप होता है क्या हाई प्रेशर पे? हाँ बॉयलर ट्रिप करता है हाई प्रेशर पे? हाँ करता है कैसे? फर्नेस प्रेशर अगर फर्नेस प्रेशर और बॉयलर का प्रेशर एक ही है क्या? फर्नेस नहीं प्रेशर नहीं तो फ्यूल गैस प्रेशर है। हाँ ड्रम प्रेशर 29 पॉइंट हमारे कंपनी में अगर मैं बोलता हूँ कि क्या ड्रम लेवल बॉयलर प्रेशर हाई होने से बॉयलर का ट्रिपिंग है, इसका मतलब क्या समझाता है? बॉयलर ड्रम का प्रेशर प्रेशर, बॉयलर का टेम्परेचर मतलब मेन स्टीम हाँ प्रेशर, मेन स्टीम टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या मेन स्टीम प्रेशर पे आपका बॉयलर का ट्रिपिंग है? हाँ है मेन स्ट्रीम प्रेशर पे प्रेशर पे बॉयलर का ट्रिपिंग नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर मेरा प्रेशर हाई होता है, बॉयलर का प्रेशर अगर हाई होता है तो बॉयलर का सेफ्टी रखे हो ना यहाँ पे। हाँ आप तो मेनस्ट्रीम बैंड बल्ब लगाए हो यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ ड्रम से यहाँ पे आपका लाइन सेफ्टी सेफ्टी बल्ब लगाए हो, हाँ तो सेफ्टी बल्ब है भाई, मेरे को क्यों बॉयलर को ट्रिप कराना है? यहाँ पे आपने ड्रम सेफ्टी लगा के सेफ्टी रखा देगा है, हाँ यहाँ पे ड्रम सेफ्टी लगा के रखा है? तो दो हाँ दो तो ड्रम सेफ्टी लगाए हुए, तो लाइन सेफ्टी लगाया, तो फिर मेन प्रेशर पे बॉयलर को काहे ट्रिप करा? हाँ ठीक है। ठीक बराबर सर सो मेन प्रेशर और टेम्परेचर पे ट्रिप नहीं रहता बॉयलर बॉयलर ट्रिप नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा टरबाइन ट्रिप कर रहा है। अब हाँ टरबाइन जो है, टरबाइन आपका हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर
दोनों पे ट्रिप करेगा, ठीक है, हाँ लेकिन हाई प्रेशर पे ट्रिपिंग नहीं देंगे, हाई प्रेशर पे कोई ट्रिपिंग नहीं टरबाइन का, लो प्रेशर पे ट्रिपिंग, टरबाइन का मेन प्रेशर लो पे टरबाइन ट्रिपिंग है और टेम्परेचर हाई और लो पे। क्यों नहीं है हाई प्रेशर पे ट्रिपिंग? क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो सेफ्टी वाल्व भी उसको रिलीज करा देगा ना, हाँ तो मेरे टरबाइन पे कहाँ जा रहा है हाई प्रेशर, अननेसेसरी ट्रिपिंग क्यों करें, समझ में आएगा? हाँ हाँ ये करते हैं ट्रिप नहीं चाहिए, बुझाया? देखो ये सारी जो इंटरलॉक्स है ना, यहाँ पे एक दो इंटरलॉक्स नहीं है, हाँ काफी सारे इंटरलॉक्स है, और सारे इंटरलॉक्स को अगर याद रखना है तो थोड़ा बढ़िया से लंबा अरसा हमको ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, सिर्फ बॉयलर नहीं, बॉयलर के साथ टरबाइन को मिला के देखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको बढ़िया से समझ में आएगा, अच्छा इसमें ये हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कितने सारे पैरामीटर्स है, टरबाइन के जितने पैरामीटर है, टर्बोवाइजरी सिस्टम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑपरेटर के लिए, टर्बोवाइजरी को समझना, टरबाइन को समझना, उसके सारे पैरामीटर्स को समझना, टरबाइन के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स को समझना, और फिर बॉयलर का जो मैं अभी बोला, जैसे टरबाइन का ट्रिप सेटिंग्स अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो टरबाइन का अगर ट्रिप सेटिंग्स देखते हैं तो मेनस्ट्रीम इनलेट टेम्परेचर हाई पे ट्रिप है ना, कितना हाँ दिया हुआ है 540 पे, फिर आपका मेनस्ट्रीम इनलेट टेम्परेचर लो पे ट्रिपिंग है, लो कितने पे है 370 पे दिया हुआ है, तो इसका लॉजिक है कि क्यों यहाँ पे इतना पे ही ट्रिप कराते हैं, उससे नीचे जाएगा तो क्या होगा, उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर आपका एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर पे आएगा, टरबाइन की बियरिंग पे आएगा, एक्टिव इनएक्टिव, हाँ, जर्नल बियरिंग पे आएगा, एयर बियरिंग पे आएगा, हुल का, गियर बॉक्स का, तो इसमें काफी सारी बातें आएंगी जो हमको जानना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मेनस्ट्रीम प्रेशर पे भी इनलेट प्रेशर पे ट्रिपिंग है, मेनस्ट्रीम इनलेट प्रेशर पे किस पे ट्रिपिंग है, लो प्रेशर पे ट्रिपिंग है, लो प्रेशर कितना 40 kg पे हम लो प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है, तो 40 kg के नीचे अगर मेरा प्रेशर जाएगा बॉयलर का तो फिर मेरा टरबाइन ट्रिप कर जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि आपके बॉयलर का और टरबाइन का क्या रेटिंग है, और उसी के हिसाब से ये प्रेशर सेट किया होता है, ठीक है, ओके कि लो प्रेशर कितने पे होगा, लो टेम्परेचर कितने पे होगा, तो फिर तो सेट क्या होता है वो ये मिल जाएगा। इसका कारण यही है कि अगर प्रेशर लो होगा, स्टील का प्रेशर अगर लो है और वो टरबाइन के अंदर जाता है ना, लो प्रेशर में, तो एक्चुएटर तो पूरा खुलेगा खुलेगा, एक्चुएटर 100% खुला होगा क्योंकि उसमें फ्लो बहुत ज्यादा लगेंगे सही मेटल के लिए, लेकिन उस प्रेशर में उतना दम नहीं है, तो वो टरबाइन के अंदर जब जाएगा ना, वो निकलते निकलते लास्ट स्टेज में जाके वो पानी बन जाएगा, हाँ और चांसेस है कि मॉइस्चर इसमें जमा हो जाए, क्योंकि लो प्रेशर है, तो लास्ट टाइम तक तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना, सो ओके और दूसरा क्या है कि जब प्रेशर लो होगा तो आपका टेम्परेचर भी लो होगा, प्रेशर लो है मतलब टेम्परेचर लो है, तो ये जो स्टीम है ये सैचुरेटेड स्टेट पे चला आएगा, सैचुरेटेड स्टेट पे आएगा तो जहाँ पे धक्का लगेगा वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, हाँ क्लियर? क्लियर सर। सो बताओ अभी तुमको ऑपरेशन साइड से अगर कुछ सवाल है तो बताइए। सर अगर मुझे टीसीवी हमारे कंपनी में नहीं है, तो अगर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर कम ज्यादा रहता है, टॉप टेम्परेचर बॉटम टेम्परेचर, तो और कभी कभी लाइन चोकिंग रहता है, तो हम उसे कैसे मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं? मान लीजिए 4 कंपार्टमेंट में उसका इम्पैक्ट, हीट ट्रांसफर का इम्पैक्ट कैसे होता है? मान लीजिए 4 कंपार्टमेंट है, तो तीसरे कंपार्टमेंट का हमने बंद रखा है, और बाकी के बाकी कंपार्टमेंट के ऊपर
हीट ट्रांसफर कैसे होगा? मतलब आपका 4 कंपार्टमेंट है हाँ, और चारों कंपार्टमेंट में से आपने क्या किया, ये तीसरे कंपार्टमेंट को स्लम किया। और इसको स्लम्पिंग कैसे कर प्रॉपर? इसको स्लम कर दिया हाँ और बाकी 3 कंपार्टमेंट चल रहा है। हाँ, इसका तीसरे का नहीं, इसको स्लम करने का क्या मतलब है? तीसरे कंपार्टमेंट को क्यों स्लम करोगे? स्लम करोगे तो कॉर्नर से एक्चुअली शुरू करोगे ना। हाँ, एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये हुआ था का सीएचपी में प्रॉब्लम आया था, तो सीएच कोल्ड हैंडलिंग से प्रॉब्लम आया था, तो हमको बोला था कि जितना हो सके बॉयलर चला के रखो। तो 65% लेवल था, 40 पे ट्रिपिंग था। तो हम बार किसका लेवल था? कोल कोल हैंडलिंग कोल का लेवल 65% क्या किसका ये था? कोल बंकर का लेवल 65 था। अच्छा, 65%। हाँ बंकर बंकर लेवल 65%। हाँ, और सीएचपी में काम चल रहा था। हम्म हम्म तो कंपार्टमेंट हमने सर बोल रहे थे, हमारे जो सीनियर सर वो बोल रहे थे का 2 ही कंपार्टमेंट चलाओ, 2 हम्म कंपार्टमेंट स्लम करो। हम्म तो एक कंपार्टमेंट हमने स्लम किया हम्म प्रॉपर। तो एफडी उन्होंने एफडी ट्रिप कराया उस वक्त कंपार्टमेंट ट्रांसफरिंग करते वक्त। तो एक कंपार्टमेंट बंद करने से दोनों कंपार्टमेंट पे क्या असर होगा, समझ में नहीं आता। हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हाँ, डेफिनेटली बहुत संभाल के करना चाहिए। जैसे जब आप किसी भी कंपार्टमेंट को स्लैम कर रहे हो, ठीक है, हाँ या फिर बॉयलर को हम बॉक्स अप कर रहे हैं, हाँ कभी कभी होता है ना, जैसे यहाँ पे दिक्कत आ गई तो हाँ आपको फ्यूल मिलेगा नहीं, कुछ टाइम लग जाएगा और बॉयलर चलने वाला चला नहीं सकते उतना देर तक, उतना देर का आपके पास ये नहीं है ना। तो हम हाँ क्या करते हैं, इसको हॉट बॉक्स अप करते हैं। बॉक्स अप 2 टाइप का होता है, हाँ, एक होता है हॉट हॉट बॉक्स, हॉट बॉक्स अप, एक होता है कोल्ड कोल्ड बॉक्स। कोल्ड, हाँ हॉट बॉक्स अप मतलब क्या है कि आपको बॉयलर को प्रिजर्व करके रखना है। हाँ बॉयलर का जो टेम्परेचर है, बॉयलर के अंदर का जो एंथैल्पी है, हीट है, उस हीट को आपको प्रिजर्व करना है। मतलब बॉयलर को हाँ ठंडा नहीं होने देना, हाँ ताकि आप उसको फिर से रिवाइव कर सके। हाँ जितना गर्म है उसी में थोड़ा सा चारकोल मारे और फिर से उठा दिया, है ना। इसको कहते हैं हाँ हॉट सर, बॉक्स। और कोल्ड बॉक्स अब क्या है कि नहीं, मेरे को बॉयलर को ठंडा करना है, ठंडा चाहिए। फुल, हाँ आप चाहे कोल्ड बॉक्स अप करो, हॉट बॉक्स अप करो, एक चीज आपको इंश्योर करना है, हाँ जब आप बॉक्स अप कर रहे हो आप तो एक एक कंपार्टमेंट करके बंद करोगे, हाँ तो एक कॉर्नर से बंद करो, है ना। हाँ तो हाँ पहले 4 नंबर कंपार्टमेंट हम बंद कर रहे हैं। अब जब हम हाँ 4 नंबर कंपार्टमेंट बंद करेंगे तो सबसे पहले क्या बंद करना है आपको? चलाने का एक सीक्वेंस था, हाँ सिमिलरली बंद करने का भी एक सीक्वेंस होगा, है ना। यहाँ पे जब मेरे को बोला कि यार 4 नंबर कंपार्टमेंट बंद कर दो, तो मुझको हाँ, सबसे पहले क्या बंद करना है? क्या मैं एफटीसी का बंद कर दूं डायरेक्ट? नहीं, अगर मैं एफटीसी बंद कर देता हूँ तो कंपार्टमेंट स्लम हो जाएगा। हाँ तो मेरे को कुछ काम करना है, तो इसको बंद कर देता हूँ, बाकी सारा एफटीसी बंद करूंगा तो फिर मेरे कॉन्फ़िगर के साथ एफटीसी का क्या है, इंटरलॉक है। एफडी हाँ कंपार्टमेंट नंबर 4 नंबर क्लोज, तो कॉन्फ़िगर भी क्लोज हो जाएगा, हाँ है कि नहीं। तो हाँ सर, कॉन्फ़िगर क्लोज हो जाएगा, एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो गया तो कॉन्फ़िगर बंद हो गया, ठीक है। और पीए कंपार्टमेंट खुला रहेगा, तो बाद में मैं पीए कंपार्टमेंट को बंद कर सकता हूँ। या फिर मैं अगर डायरेक्टली पीए कंपार्टमेंट को ही बंद कर दूं, तो पीए कंपार्टमेंट नंबर के साथ एफडी कंपार्टमेंट नंबर है, हाँ तो ये पीए बंद होगा तो एफडीसी बंद हो जाएगा, और एफडीसी बंद हो जाएगा तो कॉन्फ़िगर बंद हो जाएगा, है ना। हाँ, तो आप डायरेक्टली हिट करो, पीएससी को बंद कर दो, आपका कंपार्टमेंट स्लम। ऐसा करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं करें? डायरेक्ट बंद कर दिए तो क्या? फर्नेस प्रेशर पे, फर्नेस प्रेशर पॉजिटिव में, पहले निगेटिव कर
लाइन पे लेते हैं। क्यों क्यों नेगेटिव? आप जब एफडीसी बंद कर रहे हो मतलब यहाँ पे हवा जा नहीं रहा है, समझा करो ना बात। हाँ हाँ यहाँ पे हवा नहीं जाएगा, यहाँ का जो पहले हवा जा रहा था वो हवा कम हो जाएगा उसका। हाँ जब ये हवा कम हो जाएगी तो ये फर्नेस जो है आईडी पे तो खींच रहा है इसको, हाँ आईडी यहाँ से खींच रहा है, तो फर्नेस जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? निगेटिव होगा। आईडी अपना पूरा खींच रहा है निगेटिव और होगा। हवा जो है पहले जितना था हवा उल्टा कम जा रहा है, तो माइनस ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ तो माइनस बढ़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? माइनस बढ़ने दो, एक कंपार्टमेंट बंद कर दिया, माइनस बढ़ गया है, तो उसके बाद भी आप आराम से आपका आईडी को एडजस्ट कर सकते हो, एफडी को एडजस्ट कर सकते हो, है ना। मेरा कहना ये है कि हम ये कंपार्टमेंट नंबर को डायरेक्टली बंद कर देंगे तो एफटीसी बंद हो जाएगा और कोल फीडर भी बंद हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे क्या, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? देखो, जब तक आपका कोल फीडर चल रहा है, ठीक है, तो आपके लाइन में क्या आ रहा है? कोयला आ रहा है, मिक्सिंग नोजल के ऊपर कोयला है, इस पूरे पाइपलाइन पे कोयला है, नोजल के अंदर कोयला है कि नहीं है? कोयला तो जा हाँ रहा सर। है। आपने अचानक से यहाँ से ये कंपार्टमेंट डंपर बंद कर दिया, ओके, तो इधर से हवा आना बंद हो गया, यहाँ पे जो कोयला था वो वहीं पे बैठ गया पाइपलाइन पे। यहाँ का जो कोयला है वो तो कोल फीडर बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा कोयला आया वो आके कोल नोजल पे बैठेगा, है कि नहीं? और जो आपका बेड है, बेड जो फ्लूइडाइज कर रहा था, उस बेड पे भी तो कोयला था जो जल रहा था, लेकिन वो कोयला क्या हो गया? जला नहीं। और आपने जैसे पीए कंपार्टमेंट नंबर बंद किया, इसका नीचे का एयर बॉक्स प्रेशर जो है वो 0 हो गया, क्योंकि एफडी कंपार्टमेंट नंबर भी बंद हो गया। पीए कंपार्टमेंट के साथ एफडी कंपार्टमेंट का इंटरलॉक है ना। तो पीए बंद कर दिया तो एफडी कंपार्टमेंट बंद हो गया, एफडी बंद हो गया तो कोल फीडर बंद हो गया। अब ये तो ठीक है, इधर बंद किए तो कोयला यहाँ पे गिर गया और पाइपलाइन पे जमा रहा, कोल फीडर बंद हो गया तो एक्स्ट्रा कोयला आएगा नहीं, थोड़ा सा आ गया। लेकिन जैसे ये एफडीसी बंद हो गया तो इधर से हवा जाना बंद हो गया। अब हवा नहीं जाएगा तो यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा, फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा तो ये जो बेड है मेरा, ये स्टैटिक बेड बन गया। और स्टैटिक बेड में क्या है? आपका गर्म है, बेड तो गर्म है, और साथ में यहाँ पे क्या है कि कुछ कोयला जो है जो फ्लूइडाइजेशन में था वो सारे स्टैटिक बेड पे आ गए। और जैसे स्टैटिक बेड पे आए तो ये यहाँ पे जलेंगे, और अगर ये यहाँ पे जलेंगे तो क्या होगा? इनका टेम्परेचर हाई करेंगे और क्लिंकर फॉर्म करेंगे। समझ में आया? तो बॉक्स अप करते टाइम हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मेरे को कोल फीडर को बंद करना है, कंपार्टमेंट डंपर्स को बंद नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं किसको करूंगा? कोल फीडर। जब कोल फीडर बंद कर दिया तो इधर से कोयला आएगा नहीं, है ना। और फिर मैं थोड़ा देर ये कंपार्टमेंट डंपर भी ओपन रखूंगा, एफटी कंपार्टमेंट डंपर भी ओपन रखूंगा। उससे क्या होगा? यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन कंटीन्यूअस होता रहेगा, और यहाँ पे जो कोयला है वो कोयला सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, पहले सारा फर्नेस के अंदर जाएगा और वो जलेगा। तो कुछ टाइम तक हम देखेंगे, टेम्परेचर देखते हुए थोड़ा देर तक हम इसको चलाते रहेंगे कंपार्टमेंट को विदाउट कोल फीडर। तो जब आप बिना कोल फीडर के यहाँ पे चलाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर फिर डाउन होना शुरू करेगा, है ना। इसका टॉप बटन टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि आप सिर्फ हवा दे रहे हो और कोयला दे नहीं रहे हो। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ तो आपको समझ में आया कि अब यहाँ पे और कोयला नहीं है जलने वाला। तो आप पहले आप अपने से इंश्योर करोगे कि यहाँ पे कोयला ना रहे। जब कोयला नहीं है उसके बाद आप एफटी कंपार्टमेंट डंपर बंद करो, आप ये कंपार्टमेंट डंपर बंद कर दो, हो गए आप पे एक कंपार्टमेंट स्लम। ठीक है। हाँ सर। तो एक कंपार्टमेंट स्लम किए, उसके बाद आपका क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा? अभी 3 कंपार्टमेंट चल रहा है,
एक कंपार्टमेंट तो स्लम कर दिए, 3 कंपार्टमेंट मेरा चल रहा है। तो ये तीनों कंपार्टमेंट में क्या होगा, ये तीनों कंपार्टमेंट से क्या होगा, जितना हवा जाएगा एफडी का जो फ्लो जाएगा, एयर जाएगा अंदर, और जितना 4 कंपार्टमेंट में जा रहा था, तो एक कंपार्टमेंट का हवा तो कम हो गया। हाँ जब कम हो गया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा आपको फर्नेस प्रेशर O2 पे। हाँ फर्नेस प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो माइनस ज्यादा होगा, हाँ ठीक है। तो फर्नेस प्रेशर नेगेटिव होगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है बॉयलर पे, हाँ पर इसको फिर से मेरे को क्या करना है, -4 पे लाना है। अब मैं आईडी को कम करूंगा, आईडी जो है, आईडी के जो सेक्शन है उसको मेरे को कम करना पड़ेगा, भाई कम शक्कर। लेकिन उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एफडी एयर फ्लो को भी कम करना पड़ेगा। एफडी एयर फ्लो को हाँ 3 कंपार्टमेंट के लिए जितना जरूरी है उतना एफडी एयर फ्लो रखेंगे यहाँ पे, है ना। अदरवाइज हाँ क्या सर होगा, अपना कंपार्टमेंट 1 2 3 में आपका एयर फ्लो बढ़ेगा। एक कंपार्टमेंट स्लम करोगे तो बाकी तीनों कंपार्टमेंट से हवा बढ़ जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको, एफडी एयर फ्लो सबसे पहले तो एफडी एयर फ्लो को इधर हमने कंपार्टमेंट स्लम किया, एफडी एयर फ्लो को कम किए। जब आपने एफडी एयर फ्लो को 3 कंपार्टमेंट के, हमारे पास वो डाटा रहता है पहले से, जब हम शुरू करते हैं कि बैक स्टडी करते हैं तो हमको पता है कि 3 कंपार्टमेंट के लिए कितना एयर फ्लो कितना रखना एयर चाहिए। फ्लो रखना और चलाते चलाते ऐसा होता है कि बॉयलर ऑपरेटर की वो जुबानी हो जाता है ना, कि अच्छा 3 कंपार्टमेंट है तो इतना डंपर खोलेंगे तो इतना एयर फ्लो रहेगा। तो अभी हमने क्या किया कि इसको बंद कर दिया, एयर फ्लो को कम कर दिया। और एफडी एयर फ्लो को अगर कम करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफडी सक्शन डंपर जो है उसको कम करना पड़ेगा। देखो एफडी सक्शन डंपर अगर खोलना है तो खोलने से पहले आईडी के सक्शन डंपर को खोलना चाहिए, ताकि फर्नेस प्रेशर मेरा ज्यादा निगेटिव रहे। ताकि अगर आप एफडी कंपार्टमेंट खोलते हो तो अचानक से अगर ज्यादा हवा जाएगा और फर्नेस प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा तो एफडी ट्रिप ना करे, क्योंकि एफडी का ट्रिपिंग है ना +25 हाँ mmWc प्लस पे। इसीलिए क्या होता है कि आपको पहले आईडी खोलना है फिर एफडी खोलना है, जब हम एफडी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप एफडी को घटा रहे हो, कम कर रहे हो, तो आईडी को पहले करने का जरूरत है नहीं, वो तो माइनस पे है। थोड़ा सा ज्यादा माइनस पे जाएगा, क्या दिक्कत है, माइनस पे ट्रिपिंग नहीं रहता है आईडी का। ट्रिपिंग दिया हुआ है तो फिर वो मैं पहले ही बताया हूँ कि वो सही नहीं है, तो आईडी नेगेटिव में ट्रिपिंग देने का जरूरत नहीं है। थोड़ा नेगेटिव जाएगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका सारा बैड मटेरियल उठा कर लेके चला जाएगा। आईडी नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा हीट लॉस होगा, बट उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आईडी ट्रिप करता है और फिर से मैं आईडी चलाऊं, उतना जो टाइम रहेगा वो ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आईडी के ट्रिप करते ही मेरा पीएफएन भी ट्रिप कर जाएगा, पूरा बॉयलर ट्रिप कर जाएगा, है ना। सो बेटर है फर्नेस नेगेटिव पे आप आईडी का ट्रिपिंग ना दो, लेकिन फर्नेस पॉजिटिव पे आपका एफडी का ट्रिपिंग जरूरी है, ठीक है। ओके बराबर हाँ तो सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कंपार्टमेंट स्लैम कर रहे हैं, तो मेरे को एफडी एयर फ्लो जो है वो कम करना है। हाँ तो एफडी एयर फ्लो को कम करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एफडी का सक्शन नंबर जो है वो 3 कंपार्टमेंट के लिए जितना मैक्सिमम होना चाहिए उतना हाँ खोलूंगा, और उसके हाँ वजह से फर्नेस प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव रहे हाँ तो चलो -50 mmWc हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, मैं आईडी का सक्शन नंबर को कम करूंगा। अभी 37% है, पकड़ लो 25% कर दिया। और इसको जब करेंगे तो इस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन आईडी का जब डंपर को कम कर रहे हो या फिर आरपीएम कम कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके करो। अगर 2% 2% 2% करके किया, ठीक है, और देखें कि कितना वेरिएशन आ रहा है। ऐसा ना हो कि आपने एक ही साथ में 10% आ रहे, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, 10% धक करके मारा और ये फिर पॉजिटिव में भाग गया। किसी भी हालत में फर्नेस प्रेशर को पॉजिटिव नहीं होने देना है। हाँ
क्योंकि उससे ट्रिपिंग है ना। हाँ, तो अब आपने क्या कर दिया कि एक कंपार्टमेंट ये कोल फीडर को बंद कर दिया। 3 नंबर का सर। हाँ, एक लाइन से करेंगे ना। हाँ, 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 तो पहले 4 नंबर का कंपार्टमेंट को बंद कर दिया, 4 नंबर कंपार्टमेंट बंद कर दिया, तो थोड़ा देर चलाए, उसी एयरफ्लो पे चलाए, है ना। हाँ, और हाँ, वहां पर फ्लूइडाइजेशन हुआ और जितना कोल था वो सारे कोयला लाइन से साफ हो गए, वो जल गए, तो अभी प्योर बेड मटेरियल है और वो रेड हॉट है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पीएससी बंद कर दिया, तो एफटीसी भी बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब दिक्कत नहीं है ना। और जब हाँ, मैंने 3 नंबर कंपार्टमेंट को सलाम कर दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफडी के एयर फ्लो जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो एफडी एयर फ्लो को कम करेंगे तो इसका सक्शन नंबर को कम करना पड़ेगा अभी। हम्म? और हाँ, इसको सक्शन नंबर को कम करेंगे तो मेरा फर्नेस प्रेशर जो है वो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो आईडी के सक्शन को भी कम करना है। तो यहाँ पे जाके वो बैलेंस होगा। और फिर मेरे को देखना है कि भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या है, ठीक है, हम्म, एफडी एयरफ्लो क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, फर्नेस प्रेशर बैलेंस पे आया कि नहीं आया, ठीक है, वही करा। और क्या दिक्कत है बताओ। सर आप अगर कंपार्टमेंट लाइन पे लेते और है पहले इसके सर, अगर इसका जो 4th कंपार्टमेंट हमने कम स्लम किया है, तो 3 1 2 3 पे टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सर? टॉप टेम्परेचर और बॉटम टेम्परेचर। नहीं, अगर एक कंपार्टमेंट आपने स्लम कर दिया तो इसका तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ से कोई हाँ, आपको यहाँ ये कम नहीं हो होगा। तो जाएगा। आपका सबसे पहले तो आपका मेनस्ट्रीम प्रेशर और मेनस्ट्रीम टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि तो कम। पहले पहले जितना एंथैल्पी मिल रहा था हाँ, वो एंथैल्पी अभी मिलेगा नहीं। हर एक सारे पैरामीटर में इफेक्ट आएंगे, आपके फर्नेस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, आपका वो। सुपर का आउटलेट टेम्परेचर कम हो जाएगा, सब सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे इफेक्ट आएंगे। हाँ सर। तो अलार्म दिखाता था, ऐसे अलार्म दिखाते थे बेड टेम्परेचर 1 2 3, कंटिन्यू अलार्म दिखाता था बेड टेम्परेचर 1 2 3, लो लो ऐसा अलार्म दिखाता है कंटिन्यू। बेड टेम्परेचर 1 2 3 लो दिखा रहा है। हाँ, 1 2 3 लो तो नहीं होना चाहिए, अगर आप प्रॉपर मेंटेन करते हो। ये हो सकता है कि आपने कम किया है वहां पे, तब फीडिंग भी कम कर दिया है फूड का, 1 2 3 में भी कम किया है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक एक कंपार्टमेंट को स्लम कर दिया, 4 नंबर को, बाकी तीनों में भी फीडिंग कम कर दिया है कोयला बचाने के चक्कर में। तब शायद से आपने लोड काट दिया होगा, आपको आउटपुट नहीं चाहिए, आप सिर्फ बॉयलर को बचा के रख रहे हो। हम्म, तो इसीलिए 3 कंपार्टमेंट में एकदम कम कम टेम्परेचर पे आप चला रहे थे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ना जाए। बेड टेम्परेचर 1 2 3 लो मतलब क्या है कि हो सकता है कि 750 700 डिग्री के नीचे आ गया हो। हम्म, तो उससे नीचे जाएगा तो आपका फिर कोयला जलेगा नहीं, इसलिए अलार्म दे रहा है आपको, है ना। ओके। और कंपार्टमेंट अगर लाइन लेना है, लाइन पे लेना है, तो हम पहले नेगेटिव आईडी बढ़ाते हैं -7 तक लेके आए। फिर उसके बाद कितना कंपार्टमेंट लाइन पे लेते वक्त एफडी कितना देना पड़े? कंपार्टमेंट जब लाइन पे ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपका, वही मैं बताऊं, जब हम बेड स्टडी करते हैं तो हम हाँ, निकाल हाँ, लेते हैं कि अगर 2 कंपार्टमेंट आपका चल रहा है, ठीक है, हाँ, पकड़ लो 2 कंपार्टमेंट चल रहा है और ये दोनों का हो गया। अभी मेरे को 3 नंबर का तीसरा कंपार्टमेंट जो है उसको लाइन पे लेना है, ओके। हाँ, तो तीसरे कंपार्टमेंट को लाइन पे लेना है, मतलब थर्ड जो एफडीसी है इसको खोलेंगे, है हम्म, ना। तो हम्म, थर्ड एफडीसी को खोलना है, तो 3 नंबर का पीएससी क्या है, बंद है कि खुला है। 3 नंबर का एफडीसी अभी खोलेंगे तो 3 नंबर का पीएससी खुला होगा कि बंद होगा, 3 नंबर का पीएससी। खुला रहना चाहिए कि बंद रहना चाहिए।
3 नंबर का पीएससी खुला रहना चाहिए, क्योंकि आप हम्म, 2 कंपार्टमेंट तो- चला रहे हो ना, हाँ तो जब क्योंकि सेकंड कंपार्टमेंट चला रहे हो तो फिर तीसरे का पीए लाइन खोल दो। हाँ मैंने लास्ट बताया था आपको हाँ हाँ कि हाँ जैसे ही हम एक कंपार्टमेंट का एफडी कंपार्टमेंट खोलेंगे, उससे पहले उसके अगल बगल दोनों कंपार्टमेंट का क्या करना चाहिए कि पीएल कंपार्टमेंट नंबर खोल देना चाहिए, हाँ ताकि उससे हवा जाता रहे और बेड मटेरियल हाँ लाइन के अंदर ना जाए। तो हाँ अगर ऐसा है तो पीए कंपार्टमेंट नंबर 3 नंबर तो चल रहा है, हमको खोलना है सिर्फ एफडी कंपार्टमेंट 3 नंबर का। एफडी कंपार्टमेंट 3 नंबर का खोलने से पहले हम क्या करेंगे, पीए कंपार्टमेंट 4 नंबर का खोल देंगे, समझ रहे हो? हाँ तो पीए कंपार्टमेंट 4 नंबर खोलेंगे और फिर एफडीसी तीसरा वाला आपको खोलना है। और अगर आपका बेड पे टेम्परेचर है, हाँ अगर लो आप हॉट बॉक्स अप किए और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बेड पे पूरा टेम्परेचर है और जरूरत होता है तो आप फिर से मिक्सिंग देके इसको टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, तो 2 नंबर तो चल रहा था, है ना? हाँ तो मिक्सिंग देके बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अगर इसमें टेम्परेचर है तब तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, डायरेक्ट कोयला शुरू कर सकते हो। तो पकड़ लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है, बेड का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है, वो 600 के नीचे 550 ऐसा कुछ आ गया, हाँ थोड़ा देर ये स्लम रहा और ये पकड़ लो आपका 450 के करीब में आ गया, ठीक है? तो तीसरा वाला 2 नंबर क्योंकि चल रहा था तो 3 नंबर कंपार्टमेंट पे थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, 4 नंबर में उससे कम रहेगा, है ना? हाँ हाँ तो ये 550 पे है तो आप डायरेक्टली तो कोयला छोड़ नहीं सकते हो इसमें। हाँ नहीं छोड़ सकता। तो क्या करना है, फिर से आपको 2 नंबर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर को बढ़ाना है और फिर मिक्सिंग देना है दोनों में। ओके देने से ये फिर से इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री घट जाएगा, 750 आ जाएगा। दिक्कत नहीं है, अब तो 650 हो गया है, तो हाँ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोयला छोड़ सकते हैं, ओके ठीक है? तो कोयला अब छोड़ समझ में देंगे। तो कोयला छोड़ोगे और उसके साथ क्या है कि पहले 2 कंपार्टमेंट के हिसाब से जो एफडी के एयर फ्लो था वो चल रहा था, अब 3 हम्म कंपार्टमेंट लाइन पे ले रहे हो तो पहले तो आपको आईडी बढ़ाना है, हम्म आईडी को बढ़ाओ, माइनस आएगा, फिर एफडी को बढ़ाओ, 3 कंपार्टमेंट के लिए जितना यार चाहिए उतना ले लो, लेके हम्म आप एफडी ये कंपार्टमेंट नंबर 4 नंबर को खोलो और फिर एफडी कंपार्टमेंट नंबर खोल दो, हम्म यूज करके हवा जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है वहां पे, है ना? ओके ठीक है। तो ये होता है कंपार्टमेंट को स्लम करना हो, बॉक्स अप करना हो तो हम इसी हिसाब से करते हैं। हॉट बॉक्स अप तब करेंगे, पकड़ लो आपको पता है कि भाई 2-3 घंटे में 4 घंटे पे आपका बॉयलर फिर से आपको लाइन पे ले सकते हो। लेना है हाँ तो आप कोल्ड बॉक्स अप नहीं करोगे, है ना? हॉट हम्म बॉक्स अप करके इसको प्रिजर्व करके रखो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का शटडाउन है हम्म तो आपको बॉयलर को जल्दी जल्दी से ठंडा करना है, बेड मटेरियल को निकालना है, तो हम्म आप क्या करोगे, आप सारे कंपार्टमेंट को आप थोड़ा देर, बॉक्स अप का वही प्रोसीजर रहेगा, पहले कोल्ड फीडर बंद होगा, ठीक है? हम्म अभी भी बॉक्स अप कर रहे हो, पहले कोल्ड फीडर बंद होगा, कोल्ड फीडर बंद होगा और थोड़ा देर आपका फ्लूइडाइजेशन चलता रहेगा, सो हम्म दैट जो जितने भी कोयला है अंदर में वो हम्म कोयला जल जाए, कोयला ना रहे। हम्म अगर हम्म कोयला नहीं है तो फिर बेड मटेरियल रहेगा, वो हीट को प्रिजर्व करके रखेगा लेकिन क्लिंकर फॉर्म नहीं कराएगा। हम्म लेकिन अगर कोयला बेड मटेरियल में पड़ा हुआ रहता है तो क्या होगा, वो वहीं पे जलेगा, स्टैटिक बेड पे जलेगा और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, फिर फ्यूजन टेम्परेचर अचीव करेगा, फिर क्लिंकर हम्म बनाएगा, ठीक है? तो कोयला हमको कोयला रखने नहीं देंगे, और सारे कोयला जलने के बाद हम क्या करेंगे, एफडी कंपार्टमेंट डंपर और ये कंपार्टमेंट डंपर को बंद करेंगे। और अगर आपका कोल्ड बॉक्स अप है तो आपको फुल हवा अंदर देना है उल्टा, आईडी को पूरा खोल के रखो ताकि नेगेटिव हम्म प्रेशर हो, टेम्परेचर बढ़े, सारे मैन होल डोर्स खोल दो और फिर आप फ्लूइडाइजेशन भी करा के एफडीआर भी दे दो थोड़ा सा, तो थोड़ा हम्म फ्लूइडाइजेशन हो, वहां से हवा जाए अंदर, ठंडा हो हम्म जाए जल्दी जल्दी से, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जब हल्का हल्का गर्म है तभी आप बेड पे करके निकाल लो उसको, है ना? ठीक है नहीं? ओके
और जब सारे बेड मटेरियल जो भी गरम गरम कंडीशन में है, फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, आप ड्रेन लाइन खोल दोगे तो सारा बेड मटेरियल नीचे आ जाएगा ना, हाँ तो बॉयलर साफ हो जाएगा। क्लियर? क्लियर और सर। फिर आप सारे मैनहोल डोर खोल के आईडी चला के रख दो थोड़ा देर, ओके बॉयलर ठंडा होता है। ठीक है, हाँ चलो। और कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं सर अभी इसके ऊपर तो नहीं। तो आप एक काम करो, आपका हाँ काम ये है कि आप ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप हाँ पूरा का पूरा एक बार चेक करो बॉयलर को, ठीक है? और हाँ आपके जो सारे सवाल उठते हैं हाँ वो हाँ सारे सवाल मेरे को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है सर। ठीक है आप सर। एक बार पूरा थोरो करो। देखो दिनेश, दो चीज हाँ मैं बताऊंगा, एक होता है जानना, एक होता है सीखना। सीखना सही है सर। अभी तक हमने जितना किया उसमें काफी हाँ सारी चीज मैंने सिखाया है तुमको, बहुत बार रिपीट भी किया है बहुत सारी हाँ चीजें। लेकिन अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर पूरा लॉजिक सही ढंग से लगा नहीं पा रहे हो। हाँ ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए रिपीटेशन चाहिए, उसके लिए बहुत हाँ सारे केस स्टडी करने चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो होने से ये पैरामीटर कहा जा रहा है, वो पैरामीटर कहा जा रहा है। तो हम्म मैं तो वही बोलूंगा कि 1 सितंबर से अपना फिर से जॉब टीम वाला प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ठीक है, बताया हम्म था पहले भी, 5 सितंबर से शुरू होगा। जॉब टीम ज्वाइन करो, इसके पीछे का जो मैकेनिकल का जो फंडा है, हम्म बेसिक से चलो। ठीक है, एंथैल्पी एंट्रोपी वो आपका जो थ्योरम्स वगैरह है वहां से चलो, मॉलिक्यूल सेटअप से शुरू करो, तो हम्म फार 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 बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छा पकड़ होगा। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर हम्म नहीं, टरबाइन के ऊपर होगा, पीएलसी डीसीएस के ऊपर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके ऊपर होगा। अलग से एक कॉन्फिडेंस आएगा कहीं पे भी बैठ के हम्म बात करने में। ठीक है, अभी सही तक है सर। जितना जानते हो उससे भी, वो भी मतलब आपका जो लेवल था वहां से मैं 1 साल तो बोल ही सकता हूँ, 1 से 1.5 साल मैंने आगे ले कर हम्म दिया आपको। अभी आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाते हो तो मोटा मोटी बात कर सकते हो, लेकिन 100% नहीं बोल कर पाओगे। अभी बहुत सारा चीज बाकी है इसके अंदर अंदर छुपे हुए हैं बात। ठीक है, जो हम्म उतना टाइम चाहिए हमको ताकि हम इसको खोल खोल के बात कर सके। हम्म क्लियर? तो क्लियर सर। अगर अगर कर सकते हो, सो यू ज्वाइन फर्स्ट फर्स्ट हम्म सितंबर से जो बैच हो रहा है। और आपका जो ये कोर्स था मोटा मोटी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, हम्म तो आप हमको जितने सारे आपके डाउट्स हैं वो सारे हाँ व्हाट्सएप करो। हाँ हाँ क्वेश्चन जो सारे होंगे वो सारे मैं एड्रेस करूंगा। ठीक है, हाँ और ये कोर्स को हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। 5 सितंबर से नया बैच शुरू करना है मेरे को। ठीक है, ठीक है ठीक है। और ये करना, मुझको एक एक ये चाहिए, फीडबैक वीडियो चाहिए। हाँ ठीक हाँ है, हाँ मैं सैंपल वीडियो मैं दूंगा हाँ एक अभी, सैम हाँ तो आप देखो और जो भी आपका फीडबैक है, अगर हाँ आपको अच्छा लगा है तो आप बोलो कि अच्छा लगा है, इससे सीखने को मिला है। अगर मेरा हाँ एफर्ट सही है, अगर सिखाने हाँ का तरीका सही है, बढ़िया से मैं सिखा पाया, तो बताओ कि हाँ भाई ये हाँ हाँ यहाँ से ये कोर्स है, मेरे को ये फायदा हुआ, ये नहीं हुआ, तुम कौन हो क्या हो, वो बता के बताओ। ठीक है, क्योंकि फीडबैक हाँ बहुत सर। जरूरी है आज के टाइम हाँ पे, सही है सर। हाँ कि फीडबैक नहीं दिया मैंने। स्टूडेंट्स जब फीडबैक वीड देते हैं तभी हाँ जाके यू पीपल आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। हाँ सही कि है हम सर। हम जब मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे, तो हमको भी इन रिटर्न कुछ चाहिए। ठीक है, तो हाँ मेनली क्या है कि हम पैसा तो एकदम कम लेते हैं, पैसा सही है। नेग्लिजिबल पैसा है, वो पैसा आप वो क्या कहते हैं, झाल मुड़ी खा के आप निकाल देते हो। ठीक है, तो उतना पैसा में हम सिखाते हैं, लेकिन हमको एक चीज चाहिए कि भाई अगर हमारा एफर्ट सही है तो हमारा हाँ स्टूडेंट हमको बोले कि हाँ ये अच्छा सिखाया। ठीक है ना? हाँ सर सही है। चलो दिनेश, आज के लिए यहाँ पर खत्म करूंगा। ठीक है, ओके और सर। तुम अपना एक बार हाँ जी। थोरो कर लो, एकदम थोरो करो हाँ सारा चीज शुरुआत से हम्म लेके। और जो भी हम्म डाउट हो ना वो हाँ पहले व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं उसका बढ़िया से आपको सोल्यूशन दे सकूं। ठीक है, ओके सर। हाँ सर चलो मैं जल्दी फीडबैक देता हूँ सर वीडियो आपको। हाँ ठीक, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।